जमीन बेचकर आप गए पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पे 1 करोड़ के लगभग आपकी ट्यूशन फीस थी। हाँ जी। आप पढ़ लिख कर वापिस अपने गाँव आ जाते हैं। तो दिल्ली में अकेला गया, तैयारी की। रिजल्ट वाले दिन मेरे को पक्का पता था नहीं होना, तो मैंने अपनी स्पीच तैयार कर रखी कि कोई बात नहीं। 3 इडियट्स देखी थी, कहते कामयाब मत बनो, काबिल बनो। काबिल बनने के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होती है। काबिल बनना कितना ज़रूरी है और उसके लिए बाहर जाने के लिए आइल्स कितनी ज़रूरी है? हम बाहर क्यों जाते हैं? अपनी लाइफ बेटर करने। आपके बच्चों की हो जाएगी, हो सकता है आपने कुछ पैसे भेज दिए, पेरेंट्स की थोड़ी हो जाएगी, बट आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। आप दावा करते हो, आप कहते हो कि आपका सक्सेस रेट 100% है, तो सुनते ही सिर घूमता कि वाकई 100% होगा कि नहीं होगा। हाँ, है हाँ। वजह क्या है? सर वजह ये है कि हम लोग कभी सेल्स नहीं करते, हम एक कंसल्टेंट, हम कंसल्टिंग करते हैं। सेल्स कौन करता है? आप कहते हो कि आप सबसे काबिल हो, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंसल्टेंट हो। कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं है लोगों को खींचने के लिए? मिर्जा गालिब साहब कहते ने कि उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद हवा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो वापस लौट आएंगे। जिस शख्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ रूबरू करवावांगा, जिस शख्स का मैं तारुफ करवावांगा, CEO कवां, मैनेजिंग डायरैक्टर कवां, की कवां, एक नुकते 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंसल्टेंट कह सकते हो, एक काबिल शख्स कह सकते हो। स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मौजूद ने स्पेयरहेड इंटरनेशनल ਦੇ सब तो काबिल कंसल्टेंट अभिषेक जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रोजाना स्पोक्समैन पे। थैंक यू सर। मैंने आपका पूरा नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि लेने में मुझे ऐसा था कि मेरी जो जुबान है लड़खड़ा सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अलग, बिल्कुल हटके है सबसे। थोड़ा सा अपना नाम ही आप खुद बता दीजिए। सर मेरा नाम है अभिषेक भाकर। हाँ, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैंने आपसे ये सवाल किया कि भाई साहब आपका तारुफ करवाना है ऑडियंस से, तो क्या कहूँ, CEO कहूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर कहूँ, करता धरता कहूँ, क्या कहूँ? तो आपने कहा नहीं जी नहीं, आप मुझे ये कहना कि वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंसल्टेंट हूँ जो लोगों को मार्गदर्शन करता है। क्यों, वजह क्या है? मोहाली में ही 500 कंपनी है, 500 कंपनी के 500 डायरेक्टर है। पूरे पंजाब के अंदर देखोगे तो मेरे को तो बड़ा मुश्किल है गैस करना, पर लाखों में कंपनियां हैं, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई डायरेक्टर है। बट इतने ऐसे आप कितने लोगों को जानते हो जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ है और आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल है? तो जो मेरे अंदर यूनिक बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे से एजुकेशन के लिए ही सलाह लेते हैं, तो मेरी खुद की एजुकेशन अच्छी है, खुद की टॉप यूनिवर्सिटीज टॉप 10 से एजुकेटेड हूँ मैं, तो इस वजह से बनता है अपना ये इंट्रोडक्शन देना। आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आपकी दास्तान जब मैं सुन रहा था बिहाइंड द कैमरा, तो आप बता रहे थे जमीन बेचकर आप गए पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। हाँ जी, हाँ जहाँ पे 1 करोड़ के लगभग आपकी ट्यूशन फीस थी। हाँ जी। आदमी जब वहां पे चला जाता है तो उसको ये होता है कि जी अब यहीं पे सेटल हो जाएं, अपने परिवार वालों को भी यहीं बुला लेंगे। आप पढ़ लिख कर वापिस अपने गाँव आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि किस तरह एक रास्ता तैयार किया जा सकता है दूसरे मुल्क में जाने के लिए। इसकी वजह? सर 12th तक मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था अपनी एजुकेशन के लिए। मेरे को पता ही नहीं था कि आपको एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए। बस पेरेंट्स बोलते थे मार्क्स ले लो, अच्छा हो जाएगा, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। हम तो प्रेजेंट में जीते थे, तो इतनी एजुकेशन की वैल्यू लगती नहीं थी। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो जब ज़रा सोचा नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मस्ती मस्ती में चले गए। बट सेम मेरा भाई था, उसको था कि नहीं मैंने अच्छा पढ़ना है, उसने IIT की तैयारी की। तो दिल्ली में अकेला गया, उसने तैयारी की। रिजल्ट वाले दिन मेरे को पक्का पता था इसका नहीं होना, तो मैंने अपनी स्पीच तैयार कर रखी कि कोई बात नहीं छोटू, तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वेल ट्राई, ठीक है, बट उसका IIT में क्लियर हो गया। अच्छा। तब मेरे को फर्क पता लगा कि इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है, स्पीच बदली फिर आपने? सिर्फ गोल का फर्क है। उसने सोचा कि मैंने IIT में जाना है, मेरा कोई गोल था नहीं। हम दोनों में यही फर्क है, सेम क्रिकेट खेलते थे हम, सेम पेरेंट्स है, सेम एजुकेशन है, सेम स्कूल है, सिर्फ गोल का फर्क था। तब मैंने अपना गोल बनाया कि मैंने भी टॉप जगह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। बैचलर अच्छे से नहीं कर पाया, बट हो सके तो मास्टर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या इस लेवल की किसी यूनिवर्सिटी से मेरे को अपनी एजुकेशन करनी है। काबिल होना कितना जरूरी? मैं बच्चों से मिलता हूँ, उनको सिर्फ ये होता है बैंड आ जाए
जहाज चढ़ जाएं, वहां पहुंच जाएं, वो जो सपने देख के गए थे, जो उनको लगता है कि वहां पे जाकर भी पेड़ों के ऊपर पैसे लगते, उतार के ले आएंगे, जेब भर लेंगे, उनका इतना ही मकसद होता है कि सिर्फ पहुंच जाएं वहां तक। लेकिन 3 इडियट्स देखी थी, कहते कामयाब मत बनो, काबिल बनो। काबिल बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है, काबिल बनना कितना जरूरी है, और उसके लिए बाहर जाने के लिए आइल्स कितनी जरूरी है? सर देखो, हम बाहर क्यों जाते हैं? अपनी लाइफ बेटर करने। अगर आप वहां जाके मजदूरी करने पे मजबूर हो जाते हो तो आपकी लाइफ बेटर होती नहीं। एक्चुअली आपके बच्चों की हो जाएगी, हो सकता है आपने कुछ पैसे भेज दिए, पेरेंट्स की थोड़ी हो जाएगी, बट आपकी लाइफ अच्छी नहीं होएगी। तो ज़रूरी ये है कि एज ए स्टूडेंट आप बाहर जाना ही सिर्फ टारगेट मत करो, वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना टारगेट करो, ताकि नॉट ओनली आपका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो, आपके चांसेस बहुत अच्छे हो, बल्कि वीज़ा के बाद आपकी जॉब अच्छी हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे बने, जॉब अच्छी मिलेगी तो पीआर बड़े आराम से हो जाएगी। तो एक्चुअली आप वाइट कॉलर जॉब करोगे, मर्सिडीज में घूमोगे। अगर आपको है कि बस मैंने बाहर ही जाना है और आप आंख बंद करके किसी घटिया कॉलेज में चले जाते हो या गलत रास्ता अपना लेते हो, तो आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे जीतते हो। आप दावा करते हो, आप कहते हो कि आपका सक्सेस रेट 100% है। हाँ जी, ऑलमोस्ट 100 सर। और सुनते ही सिर घूमता कि वाकई 100% होगा कि नहीं होगा। हाँ, है हाँ वजह क्या है? सर वजह ये है कि हम लोग कभी सेल्स नहीं करते, हम एक कंसल्टेंट है, हम कंसल्टिंग करते हैं। सेल्स कौन करता है? सर सेल वही करता है जो कि जिसको ये है कि मैंने जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं। अच्छा, कैसे भी करके पैसे कमाने हैं। जो बंदा आ गया उसको उठने नहीं देना पैसे बिना, वो सेल करेगा, वो बोलेगा जो आप सुनना चाहते हो एज ए स्टूडेंट, पक्का वीजा आ जाएगा, कुछ नहीं करना। हम लोग सेल नहीं करते, हम कहते हैं जो सही चीज़ है वो बताते हैं कि आपने अच्छे आइल्स में बैंड लेने, अगर बच्चे के बैंड कम है हम कहते हैं बेटा दोबारा तैयारी करो। हम ये नहीं कहते कि 24 घंटे में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि पैसे वीजा लगने तो बाद। हाँ, इसमें कितनी हकीकत है? सर है, हकीकत है। आपको लगता है कि आप एज ए स्टूडेंट फ्री में अप्लाई कर रहे हो, आपके पैसे बच रहे हैं, बट एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है मतलब कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से फाइल लगा रहे हैं और सही चैनल के थ्रू जा रहे हैं, पूरे 1 साल की फीस दे रहे हैं, GIC भर रहे हैं, अपने पूरे अच्छे डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, 100 लगा रहे तो होते 70 या 60 का वीज़ा आ जाए। बट अगर आप फी लगाने के बाद और इस टाइप से आप जाते हो तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आप प्राइवेट कॉलेज में कहीं पे अप्लाई हो रहा है आपका, शायद उसके बाद वर्क परमिट भी हो ना हो, तो उसके अंदर उस केस में 100 का वीज़ा आपने अप्लाई किया, हो सकता है 10 का वीज़ा हो सकता है 8 का वीज़ा है। तो एज ए स्टूडेंट आपके खुद के चांसेस कम हो जाते हैं वीज़ा सक्सेस रेट के। कंसल्टेंट से सवाल पूछो कि भाई साहब शिकारी बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, जिनकी नज़र सिर्फ इसके ऊपर होती है कि कोई ना कोई दबोच लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे जब सवाल करता हूं तो वो ये कह देते हैं कि नहीं जी नहीं, बच्चे को अपनी रिसर्च करके पूरी जानी चाहिए, बच्चे को देख के जाना चाहिए कि फलाना कंसल्टेंट कैसा है कैसा नहीं। इसमें अगर फ़र्क ढूंढना हो और लकीर खींचनी हो कि असली कंसल्टेंट कौन है, नकली कौन है, उसमें भेदभाव लेकर आना हो, तो आपके पास है कोई ब्रह्मास्त्र जानने के लिए? ब्रह्मास्त्र नहीं, आप गूगल करो, कोई भी बच्चा है वो गूगल करे। भाई आपको मान लो कनाडा जाना है या USA जाना, आप देखो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ कनाडा सर्च करो। अच्छा। आपको है कि मैंने टोरंटो जाना है अपने भाई के पास, तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ऑफ टोरंटो सर्च करो या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टोरंटो सर्च करो। 12वीं पास बच्चा इतना तो कर ही सकता है। उसके अंदर जो लिस्ट आए आप उस पर ट्रस्ट करो। 4 जगह 4 अलग अलग लिंक हैं, कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, वो चीज़ ज़्यादा क्रेडिबल है और उसके थ्रू आप वो चीज़ फिर आप कंसल्टेंट से लिस्ट लो। हाँ भी आप बताओ मैं कहाँ कहाँ टॉप जगह जा सकता हूँ, उन चीज़ों को मैच करो तो सही चीज़ आपको मिलेगी। आप कह दोगे पाजी आप पे ट्रस्ट है, कहीं पे भी अप्लाई कर दो, वीज़ा आना चाहिए, वहाँ पे आपके साथ गड़बड़ होने के चांस है। 7 बैंड वाले बच्चे लिए ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ एडवाइस है? सर 7 बैंड वाले बच्चे को देख के मेरे को थोड़ा डर लगता है, मैं कहीं ऐसी जगह ना फंस जाए जहाँ पे उसको सही एडवाइस ना मिले। सही एडवाइस क्या है? 7 बैंड वाले बच्चे को टारगेट करना चाहिए मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हो, जो कि नंबर 1 है कनाडा की, उसको टारगेट करना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हो, उसको जॉर्क यूनिवर्सिटी टारगेट करनी चाहिए, उसको नंबर 1 कॉलेज है कनाडा का सेंटेनियल, हम्बर, सैनिका, इनको टारगेट करना चाहिए। अगर उसका इन कॉलेजेस में नहीं होता, उसका किसी लोअर रैंक में हो जाता है तो उसका कैरियर पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। वो अगर उसके क्लासमेट 6 बैंड वाले 5.5 बैंड वाले बैठे हैं तो उसके लिए वो एक तरह से फ्रॉड ही हो गया कि आपने एक कंसल्टेंट ने जिसने उसके लेवल से अच्छी चीज़ उसको रिकमेंड करनी चाहिए तो उसको लोअर चीज़ में उसको भेज दिया। हर आदमी यहाँ पे देखा है मैंने, हाथ में लॉलीपॉप लेके चल रहा है, दूसरे के हाथ में पकड़ा देता है और सामने वाला जो है आराम से बैठ के
उसके झांसे में आ जाता है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आप ऑफेंड तो नहीं होगे कि आप कहते हो कि आप सबसे काबिल हो, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंसल्टेंट हो, कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं है लोगों को खींचने के लिए? क्योंकि वो बोलते हैं कि वीजा तब मिल जाएगा और पैसे तब देना जब वीजा लग जाए। हाँ जी सर, ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया वीजा चांसेस मैटर करते हैं। अब इंडस्ट्री सीक्रेट होते हैं, जैसे कि मैं एक बच्चे से 10,000 रुपये लेता हूँ वीज़ा लगाने के, ठीक है। अगर 100 बच्चे वीज़ा लगा रहे हैं तो आप कितने पैसे हुए? 10 लाख रुपए हुए, राइट। लेकिन अगर मैं ये चीज़ स्कीम चला दूँ कि जी फीस आपने बाद में देनी है, तो जहाँ पे 100 बच्चे अप्लाई करने थे वहाँ 1000 बच्चे अप्लाई करेंगे और उसका सक्सेस रेट कम रहता है, लेकिन आप हर बच्चे ज़्यादा पैसे ले लेते हो एज ए कंसल्टेंट, तो आपकी कमाई ज़्यादा हो जाती है, बच्चे का सक्सेस रेट कम हो जाता है। एक सवाल और है कि वीज़ा रिजेक्शन आने की करना चाहिए? सर सबसे पहले तो आपको केप्स नोट निकलवानी चाहिए। केप्स नोट होता है जो एक्चुअली आपका फाइलिंग ऑफिसर है, उसने आपके बारे में क्या लिखा। रिजेक्शन लेटर होता है जर्नल होता है, फाइलिंग ऑफिसर ने क्या लिखा वो थोड़े पैसे लगते हैं, $100, $5, $10, अलग अलग उसका रेट रहता है। आप उसको निकलवाओ, 1 महीना वेट करो, उसमें 1 महीना लग जाता है। उसके बाद उसमें रीज़न देखो कि क्या रीज़न है, फाइनेंशियल रीज़न है, आइल्स रीज़न है, लो परसेंटेज रीज़न है, आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं है वो रीज़न है। आप उस रीज़न को आइडेंटिफाई करो और उसको ठीक करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एसओपीज जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है और उनका कितना बड़ा फैक्टर होता है, क्या रोल प्ले करते हैं वो किसी भी इसके लिए? हाँ, एसओपी की बात आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कहीं पे आपको बात होती दिखती नहीं, क्योंकि एसओपी ज़्यादातर कंसल्टेंट हाईलाइट ही नहीं करते, क्योंकि उनकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। उनको ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छा इस बारे में नॉलेज कम है ज़्यादातर लोगों को, तो इस चीज़ को फिर वो सेल भी नहीं करते, इस चीज़ के बारे में बताते भी नहीं। एसओपी आपका कनाडा के अंदर इंटरव्यू नहीं होता, तो एसओपी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आपको क्यों जाना है। तो एसओपी के अंदर ज़रूरी है आपका एक वेल डिफाइंड गोल हो कि मैंने लाइफ में ये चीज़ करनी है, 2025 में ये करना है, 2030 में ये करना है, वेल डिफाइंड हो, जनरल गोल ना हो कि मैंने अच्छे पैसे कमाने हैं। फिर उस गोल के लिए आपने आज तक क्या किया, आज तक क्या किया आपने। अगर आपका गोल है ये 10 साल बाद ये अचीव करना, आज तक आपने क्या किया, वो आपकी अचीवमेंट लिखी हो, वो आपका वर्क उसमें लिखा हो। आज वो गोल अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, क्या क्या आप में कमियां हैं आज, वो चीज़ लिखी हो, और वो कमी आपकी कैसे इस एजुकेशन से दूर हो रही है जहाँ पे आप पढ़ने वाले हो, वो चीज़ लिखी हो। तो ये वेल डिफाइंड एसओपी होती है जहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स होती है। आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी बात आके रख रहे हो, बता रहे हो कि आपको वो क्यों वीज़ा दें, क्यों आप एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट रहोगे। तो जब आप इसको मेहनत करते हो, इस चीज़ को एक एक चीज़ को बच्चे के साथ बैठ के आप लिखते हो, उसके बारे में आप लिखते हो, तो वीज़ा ऑफिसर को भी उसको पसंद करता है और उसको वीज़ा देता है। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट किसी की एसओपी लगा दी है, नेट से ढूंढा क्यों कनाडा जाएँ, क्यों पढ़ें, नेट से ढूंढा वो कॉपी पेस्ट कर दी, तो वीज़ा ऑफिसर देख जाते हैं नेट से उठाए हुए है, तो आपका रिजेक्शन आ जाता है। ज़्यादातर अच्छे बच्चों का जो कि 6+ बैंड उनका रिजेक्शन इस वजह से आता है कि एसओपी में मेहनत नहीं की होती। अच्छा, मेरी एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी मेरी ये है, मेरे अक्सर उस्ताद जी मुझे कहा करते थे कि उस शख्स के पास बैठा करो जो जंग हारा हो, क्योंकि जंग हारा हुआ आदमी आपको ये बता देता है कि वजह क्या रह गई थी, गलतियां कहाँ हो गई, गुस्ताखियां कहाँ हमने क्रिएट कर दी। तो सवाल ये है कि हरियाणा के जो कंसल्टेंट्स और पंजाब के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको तराजू में तोलना हो, उन कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूँ जो चूना लगाने का काम करते हैं, तो फर्क कहीं देखते हो या? नहीं सर, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। वो तो एज ए क्लाइंट, एज ए स्टूडेंट आपने ही देखना होता है कि आपको किस कंसल्टेंट के पास जाना है, जो आपको सही बात बताए या जो आपको एक स्कीम दे। स्कीम में ज़्यादातर आपको अट्रैक्टिव चीज़ लगेगी, आपको आसान लगेगा, बट आपके साथ चीटिंग होने के ज़्यादा चांस हैं। और जो सही बात है वो हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल करे, हो सकता है आपको कहे कि दोबारा मेहनत करो और मेहनत करो, मार्क्स इंप्रूव करो अपने 12th के या इंजीनियरिंग के, ठीक है। तो बराबर सा ही है सर, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अभिषेक जी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ फ़ोन ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ Facebook ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਪ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।